नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का और टेक मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए पंकज जी और इस वक्त हम बात करें हेले लिंक की। हेले लिंक ने जिस तरीके से नॉर्वे में हमारे भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश की, लाइमलाइट बटोरने की कोशिश की, मुझे हैरानी नहीं है। नॉर्वे की सत्ता में अब परिवर्तन हो रहा हो तो थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी गए। बट नॉर्वे की सत्ता में अगर वहां के डीप स्टेट की बात करें, जो कि यूरोपियन डीप स्टेट का एक एक्सटेंशन है, तो भारत को लेकर पहले भी बहुत सारे नेगेटिव्स रहे हैं। शी इज नॉट द वन। जिस न्यूज़पेपर के साथ ये जुड़ी हुई है, डैक सैवीसन, उस न्यूज़पेपर का जब आप ट्रेस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो जैसे वो है ना, डिसइंफो लैब्स वगैरह हैं, राना अयूब जैसे लोग हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जो एक पर्टिकुलर सेक्ट को बिलोंग करते हैं और एंटी इंडिया, एंटी हेड उनके खून में बसा हुआ है। मैं इस तरीके से बोलना चाहूंगा। इसको जो डिग आउट का हमने किया है, हम इस लड़के के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो बहुत एक्सक्लूसिवली अब हम शुरू करेंगे पंकज जी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि किस तरीके से कुछ चीजों को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। पंकज जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी थैंक यू। गायत्री जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। सिर्फ मुझे 2 से 3 मिनट का समय दीजिएगा तो दर्शक समझ जाएंगे। ये कंट्री क्या है? नॉर्वे। और नॉर्वे का ओस्लो शहर वो शहर है जो कि नोबेल पीस प्राइज वगैरह सब बांटता है। इंडिया में जिन लोगों को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है या जो अवार्ड्स वगैरह दिए गए हैं, उनका एक खास इकोसिस्टम है, वो हर कोई जानता है। उसमें मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि एलटीटीई और श्रीलंका सरकार के बीच जब बातचीत शुरू हुई थी और एक तरह से समझौता हुआ था, तो जो कंट्री उन लोगों के बीच समझौता करवा रहा था वो नॉर्वे था। आप जाके देख लीजिए सारा आपको उस वक्त का अखबार वगैरह। तो एक यूरोपियन देश जिसकी जनसंख्या मुश्किल से 56 लाख है, वो वहां से निकल कर आता है, वो श्रीलंका में एलटीटीई और श्रीलंका सरकार के बीच समझौते करवाता है। थोड़ा सा स्ट्रेंज है, क्योंकि वो कोई इसमें किस तरह का उसका स्टेक लगा हुआ नहीं था। वाई नॉर्वे? और फिर वहां से आप निकल के आइए और अब इस लड़की का हेले लिंक, इसका जो नाम है, वो जिस तरह के अखबार में काम करती है उसके बारे में थोड़े बहुत रिसर्च मैंने किया है। वो वही लेफ्ट कम्युनिस्ट इकोसिस्टम जो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है उसकी ये हिस्सेदार है। और भारत के एक पत्रकार है राणा अयूब। राणा अयूब की ये फ्रेंड है। और इस बात को गेस करने के लिए एक भी रुपया नहीं है कि जैसे ही उसने सवाल उठाया, हमारे यहां राहुल गांधी ने एंडोर्स किया। पर ये घटनाएं हैं, कहानी नहीं है। असली कहानी और खतरनाक है। और मैं जो बता रहा हूं वो सुनिएगा। भारत का भी सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। और उसका विरोध राहुल गांधी कर चुके हैं जाके, कि पर्यावरण के नाम पे उन्होंने जो भी करना था वीडियो वगैरह बना चुके हैं। अब तमिलनाडु की राजनीति पे एक बार गौर कीजिए। तमिलनाडु में जैसे ही थलापति विजय को कुछ सीटें आई, कांग्रेस तुरंत जंप करती है और डीएमके को डिच करती है, वो आ जाती है उस पार्टी में। और जैसे ही थलापति विजय के साथ सरकार बनाता है, थलापति विजय का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसला है वो है आरएसएस पे प्रतिबंध। और ये स्ट्रेंज है कि एक क्रिश्चियन मिशनरीज का विजय जोसेफ, वो प्रभाकरण को जाके श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रभाकरण और एलटीटी याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और ये सारे लिंक्स जो है ना, जब डॉट्स आप जोड़ने की कोशिश की जाए तो एक बहुत खतरनाक प्लान इंडिया के खिलाफ तैयार किया जा रहा है, जिसका नर्व सेंटर इस वक्त तमिलनाडु और केरल रहने वाला है। मैं तमिलनाडु पे आऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं केरल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। केरल में जैसे ही शपथ ली सरकार ने, आपको पता है कि आज तक आजाद भारत के इतिहास में किसी कैबिनेट ने कुरान खानी नहीं की है। कुरान खानी का मतलब होता है कुरान के नाम पे शपथ लेना, और केरल में किया है। जैसे ही संविधान के नाम पे शपथ लिया है, पूरी की पूरी कैबिनेट मिलकर कुरान खानी कर रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस बार जो कैबिनेट इन्होंने बनाया है ना, इन्होंने 7-7-7 तीनों को दिया है। 7 क्रिश्चियन, 7 मुस्लिम्स और 7 हिंदूज। 7 हिंदूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 7 मुस्लिम्स और 7 क्रिश्चियन मिला के 14 होते हैं टोटल।
वहां से ये पूरा चला है और आपको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा कि ये जो विजय जोसेफ है इसका फुटप्रिंट्स केरला में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और डेट्स डिजाइन ऑफ मिशनरीज और प्लान ऑफ मिशनरीज। अब आता हूं मैं केरल पे। बहुत सारे लोग ये चौंक गए होंगे कि एक मिशनरीज का आदमी, जिसको आमतौर पे कहते हैं कि प्लान बी है वो, क्योंकि मिशनरीज को पहले अंदाजा लग गया था कि इस बार डीएमके बदनाम है, तो डीएमके के खिलाफ जो गुस्सा है वो एनडीए या एआईडीएमके की तरफ नहीं जाए, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए एक बॉलीवुड वो तमिल फिल्म का स्टार उठाया गया और उसके आसपास जो पूरा बिल्डअप किया गया नैरेटिव उसके ये हुआ। पर डिजाइन बहुत बड़ा है आगे फ्यूचर का, और वो डिजाइन आके एंड होता है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर, और वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे। चाइना डिस्परेट है कि द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट किसी तरह पूरा नहीं कर सके इंडिया, क्योंकि सीधे स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे इंडिया की निगरानी का मतलब चाइना को नुकसान, क्योंकि उसके 80% बिजनेस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरते हैं। एक और मैं इस बीच में एक इंपॉर्टेंट घटना हुई है, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, कि जब डच गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने नीदरलैंड से वो ताम्र पट्टिका लाया, और ताम्र पट्टिका 21 बड़ा है और 3 छोटा है। उसमें क्या है आप समझिए, वो मलेशिया इंडोनेशिया के साथ चोल साम्राज्य का एक एग्रीमेंट हुआ था व्यापार के लिए, और उस एग्रीमेंट में ये था कि जो तमिलनाडु के जो व्यापारी हैं, मतलब उस वक्त चोल डायनेस्टी था, वो जाके इंडोनेशिया मलेशिया के समुद्री रास्ते से व्यापार कर सकते हैं, अपने सामान भेज सकते हैं। और वो समुद्री रास्ता क्या था? स्टेट ऑफ मलक्का था वो, जो दोनों के बीच से होकर गुजरता था। श्री विजय राजवर्धन थे उस वक्त जिनके साथ ये समझौता हुआ था, और श्री विजय राजवर्धन जो कि इंडोनेशिया मलेशिया जावा सुमात्रा तक उनका कारोबार फैला हुआ था, राज फैला हुआ था, तो उन्होंने ये एग्रीमेंट तोड़ा था उस वक्त। और उस एग्रीमेंट तोड़ने के बाद क्या हुआ कि उस वक्त किसी के पास इतनी स्ट्रांग नेवी नहीं थी कि दूसरे देशों में जाके समंदर में किसी के साथ झगड़ा करके उस देश पे कब्जा कर सके। लेकिन जैसे ही एग्रीमेंट तोड़ा, हमारे चोल राजा ने क्या किया कि उन्होंने अंडमान निकोबार में नेवल बेस बनाया अपना, वहां पे सारे नेवी को अपना जुटाया, और वहां से उन्होंने मार्च का ऑर्डर दिया और जाकर श्री राजवर्धन को हराया। यानी हारने के बाद उन्होंने एक और एग्रीमेंट किया जो 3 ताम्र पत्र में है, और उस एग्रीमेंट के तहत यह लिखा हुआ है कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो इंडिया की निगरानी में रहेगा। उस वक्त का सोचिए, और उसे लेकर अभी आए हैं नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा कि चाइना को जब भी किसी बात को क्लेम करना होता है तो अपने हिस्ट्री बुक से एक निकालता है लीफलेट, और वो कागज दिखाता है, कहता है कि ये देखो चाइना उस वक्त यहां था, इसलिए उस जगह पे हमारा कब्जा है, हमारा अधिकार है, वो ग्रेट चाइना एम्पायर का हिस्सा था। ठीक वही तरह उसके पास तो कागज है, हमारे पास तो तांबे पर बनी हुई वो एग्रीमेंट है जिसमें यह लिखा गया है कि स्टेट ऑफ मलक्का पे भारत का कब्जा है। गेम वहां से शुरू हो रहा है, और स्टेट ऑफ मलक्का और अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट इसके इंटीग्रल पार्ट है। अब आते हैं जो आपका जो बेसिक ये है, ये नॉर्वे की जो जर्नलिस्ट है, इसने आपको लगता है कि खुद ब खुद बोल दिया होगा? नो, शी इज पार्ट ऑफ ए टूलकिट, एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमेशा कश्मीर मुद्दे पर और भारत में अल्पसंख्यकों और बहुत सारे जो ये हमारे यहाँ जो लेफ्ट लिबरल इको सिस्टम का जो एजेंडा होता है, हूबहू ये लड़की वही एजेंडा फॉलो करती है। आप देखिए ना, वो ट्विटर पे जिसको जिसको फॉलो कर रही है, या मैंने तो पहले ही बता दिया ना कि राणा अयूब इसकी फ्रेंड है, तो राणा अयूब कौन है इसके बारे में अरुंधति राय को वो फॉलो कर रही है, वो राणा अयूब को फॉलो कर रही है, वो हर्ष मंदर को फॉलो कर रही है, वो अरुणा राय को फॉलो कर रही है। और हु आर दे? एंड नो डाउट मेधा पाटकर को फॉलो कर रही है। इंडिया में उसका इंटरेस्ट बस यही 5-7 लोग हैं जो उनके दोस्त हैं, तो उसके दिमाग में क्या होगा वो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अब आते हैं कि उसने ये क्वेश्चन क्यों किया, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन प्लांटेड था। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया, तो पूरा जो दोनों का, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी का जो ज्वाइंट सेशन था वो पूरा कंप्लीट हो गया। जब निकल के जाने लगे नरेंद्र मोदी, तब उसने एक क्वेश्चन अराइज किया जो कि उसी के मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ। आप देखिए उस वीडियो को, मोदी जी निकल रहे हैं, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर निकल रहे हैं, और वो क्वेश्चन अराइज कर रही है। यानी कि वो ज्वाइंट सेशन खत्म होने के बाद वहां उसका काम नहीं बना, तो वो आई जो सेक्रेटरी लेवल का जो प्रेस के साथ जो सेशन था उसमें,
उसने क्वेश्चन किया और हमारे विज जॉर्ज जो हैं, जो कि एम्बेसडर है नॉर्वे के, वो जवाब देने के लिए जैसे ही शुरू किया वो चली जाती है, वो जवाब नहीं सुनती है। दैट मीन्स कि उसका जवाब में इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ न्यूज बनाने के लिए उसने सारा कुछ किया था। और ये वही टूल किट है जिसने किसान आंदोलन के टाइम में ग्रेटा थंबर्ग, जो वो लड़की है ना पर्यावरणविद, उससे एक ट्वीट करवा दिया था, या वो पॉर्न स्टार क्या है उसका नाम, सलमा हयात, उससे ये कर दिया था और ये साबित करने की कोशिश की थी कि इंटरनेशनल लेवल पे तो बड़ा इफेक्ट है इसका। सेम वही टूल किट एक बार फिर से एक्टिव हुआ है, और ये जो है हेली लिंक, अब ये इसका लक्ष्य क्या है, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। और वो साबित करना चाहती है कि इंडिया में बहुत खराब माहौल चल रहा है, डेमोक्रेसी बर्बाद हो गई है, और हमारे यहाँ के 4-5 बुढ़े एक साथ मिलकर कह भी रहे थे कि जेनजी सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहा है। आपने देखा कि नहीं वो वीडियो? वो कपिल सिब्बल का शो था जिसमें प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, कल्याण बनर्जी और एक और फ्रस्ट्रेटेड बुजुर्ग वो बैठ के कह रहे थे कि नौजवान जब तक सड़क पे उतरेंगे नहीं, जब तक तोड़फोड़ करेंगे नहीं, जब तक मॉल में आग नहीं लगाएंगे, तब तक तो इस देश में लोकतंत्र बच ही नहीं सकता। और जैसे वो वीडियो मैंने देखा, पहले मैंने कहा कि पहले अपने बेटे को भेज, तब समझ में आएगा क्या हुआ। प्रशांत किशोर का तो बाल बच्चा है ना, कल्याण बनर्जी का भी है, वो क्यों नहीं भेज देते? वो बेवकूफ समझते भी हैं, बना भी रहे हैं। तो अंदर जो हमारे यहां एक खास तबका एक्टिव है कि जेनजी को सड़कों पे उतारो, और जो वो ये दिखा रहे हैं कि इंटरनेशनली भी इंडिया का कोई इज्जत नहीं है, मतलब इंडिया में डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। और फिर देखिएगा, ये अभी ज्यादा नहीं होगा, 2 से 4 दिनों के अंदर ये राणा आयोग फिर से आर्टिकल लिखेगी, और वो ये लिखेगी कि भाई पर्यावरण तो खराब हो ही रहा है, अल्पसंख्यक भी खराब हो रहे हैं, और क्रिश्चियनों के ऊपर भी बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। वो सारा कुछ वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो गई है। अब जो ब्रेकिंग न्यूज है गायत्री जी, वो ये है कि अंडमान निकोबार में जो द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेके एनजीओ को बुलाया है, इनवाइट किया है कांग्रेस ने। और जिन लोगों को बुलाया है मैं नाम ले रहा हूं, योगेंद्र यादव आउटराइटली ओपन है, उन्होंने बयान दे दिया है, अरुणा राय दूसरी, अरुंधति राय तीसरी, मेधा पाटकर, हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण, ये सबको इनवाइट किया है कांग्रेस ने। और इन सबको कहा है कि सारे एनजीओ के साथ कोऑर्डिनेट करके उसी तरह का आंदोलन खड़ा करो जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन के टाइम किया था, वो सारा डिजाइन समझिए। और फिर आप पूछेगा कि वो प्रभाकरण वाला क्या किस्सा है? प्रभाकरण वाला किस्सा है कि इन लोगों की कोशिश है कि जो श्रीलंका के साथ भारत के हाल में रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं, तो श्रीलंका ऑब्जेक्ट करे अंडमान द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को, और इसीलिए श्रीलंकन गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए इन लोगों ने एलटीटी का फिर से वो उभारना शुरू किया है। और इसीलिए अभी आप देखिएगा तमिलनाडु में तमिल इलम को लेकर एक नए सिरे से वहां चर्चा शुरू होगी, और जैसे ही तमिल इलम और एलटीटी को लेकर चर्चा शुरू हुई तो ये प्रेशर श्रीलंकन गवर्नमेंट पे पड़े कि नहीं भाई किस तरह समझौता करो, वो चीज नहीं बनना चाहिए। क्योंकि वो जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो भारत और श्रीलंका दोनों के बीचों बीच स्थित है, और वहां से जब लोकेशन आप देखिए कि दोनों को कंसर्न वहां पे है। हाल के दिनों में इंडियन नेवी ने कोलंबो पोर्ट को एक्वायर किया है। हमारे पास पहले वो विशाखापत्तनम का एक पोर्ट था, यहां से हम निगरानी रख सकते थे, या साउथ में केरला का एक पोर्ट था हमारे पास, और इंडियन नेवी ने कोलंबो का पोर्ट एक्वायर किया है, वो समझौता हो गया है। ये चाइना के लिए बहुत मतलब कि दर्दनाक है, वो नहीं चाहता, और ऊपर से ये एक तो करेला ऊपर से नीम, ये निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर आ जाएगा, तो वो पूरा का पूरा फंडिंग जो हो रही है वो बाहर से हो रही है। और आपको हैरानी होगी, मैं आपको बताऊं, हम लोग आमतौर पे समझते हैं कि चाइना अमेरिका एक दूसरे के अपोनेंट है, ये पैसा चाइना से जा रहा है, अमेरिका पहुंच रहा है, अमेरिका के थ्रू इनको फंड हो रहा है। ये वही वाला नेटवर्क है जो पुरकायस्त का नेटवर्क था, पैसे चाइना से आ रहे थे, जा रहा था सीआईए के पास, और वो पुरकायस्त के थ्रू ये न्यूज क्लिक में हो रहा था। याद है ना वो घटना? तो ये बड़ी अजीब बात है कि हम जो बहुत फेस वैल्यू पे लेते हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को रोकने के लिए चाइना और अमेरिकन डीप स्टेट खास करके सीआईए, ये सब लगी हुई है एक साथ कि किसी तरह नहीं हो।
और ये पूरा नेटवर्क उसी के लिए काम कर रहा है। अगर जी जी नहीं, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, अब एक जो प्रोजेक्ट उनका और है जो डोमेस्टिक है, जो कि मैं विजय थलापति के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। शपथ लेने के 3 दिनों के अंदर विजय थलापति ने कोई काम नहीं किया। वो ऐसे टोकनिज्म करता रहा कि हमने गाड़ी का एक वीआईपी नंबर ले लिया, तो ये कुर्सी पे देखिए मछली बना दी, तो ये सब करके करता रहा। जो एकमात्र स्टेप उसने लिए हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, वो है आरएसएस पे बैन लगाना। तमिलनाडु में आरएसएस पे बैन लगाया। कैन यू थिंक व्हाई? उदयनिधि स्टालिन जिस दिन बोल रहा था विधानसभा में खड़े होकर कि वी हैव टू इरेडिकेट सनातन, आप देख रहे होंगे कि विजय थलापति मुस्कुरा रहा था। कोई आंसर दे सकता है कि क्या है ये? जब समझिएगा तो भारत की सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत खतरनाक बात। वाई आरएसएस? वाई हिंदुत्व इरेडिकेशन? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, वहां ना कोई मूवमेंट चल रहा है ना कुछ कर रहा है। शपथ लेने के 3 दिनों के अंदर वो क्यों करने की जरूरत थी? अब यहां से शुरू होती है एक और कहानी कि तमिलनाडु में मिशनरीज हैं टोटल मिला के 1785। टोटल संख्या है 1785 में से 1690 मिशनरीज का डायरेक्ट कांटेक्ट है ओस्लो से। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। अब कुछ कुछ समझ में आया? टोटल 1785 मिशनरीज हैं तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, उसमें 1690 डायरेक्ट कांटेक्ट है ओस्लो से, और वेटिकन वगैरह ओस्लो वगैरह से ये पैसे लेकर यहां पे आ रहे हैं। अब शायद कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा कि विजय थलापति ने आरएसएस हिंदुत्व वगैरह को लेके स्टैंड जो लिया है, प्रभाकरण से जो मिला है, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, नॉर्वे, और वो पत्रकार हेली लिंग, ये चल रहा है वहां पे। अभी बहुत सारे लोगों को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये मई का महीना चल रहा है, बरसात बीत जाने दीजिए, 3 महीने उनको भी तैयारी के लिए चाहिए। देयर इज गोइंग टू बी अ बिग मास मूवमेंट इन तमिलनाडु, इन श्रीलंका एंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड, और उसके लिए पूरी तैयारियां, पैसा, फंड वगैरह सब जुटाया जा रहा है। किसी तरह द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को ऐसा नहीं कि राहुल गांधी छोड़ के चले गए हैं। अंडमान निकोबार से वो सीधे गए मस्कट, और संबित पात्रा ने पूछा भी कि मस्कट में वो किससे मुलाकात किए हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। उस मस्कट में उस होटल के कमरे में राहुल गांधी किससे मिले हैं, जाके पता लगाइए। मैं अभी इसलिए नहीं लूंगा कि आजकल ये सब नोटिस वोटिस भेज देते हैं डिफेमेशन सूट वगैरह का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है मस्कट के होटल में जिससे मिले थे, एंड दैट्स अ सीक्रेट, बिगेस्ट सीक्रेट। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा को बैठा के वो सवाल उठाने पड़े। भारत को पता है, गृह मंत्रालय को पता है कि किससे मिले थे। ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान रचा जा रहा है, और द नेक्स्ट बैटलफील्ड ऑफ आइडियोलॉजी विल बी साउथ इंडिया, जिसमें केरला और तमिलनाडु ये सेंटर होंगे, नर्व सेंटर होंगे। क्योंकि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दे आर नॉट सो रेडिकलाइज्ड, और वो वहां पे उतनी समस्या नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजिकल जो बैटल होगा वो केरला और तमिलनाडु में होगा। और ये इस बरसात के बाद बहुत इंटेंस होने वाला है, और इसलिए वो बिल्कुल बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो। और विजय थलापति, राहुल गांधी एंड आईयूएमएल और ये सब जो मिशनरीज, और वो एक भगवा कलर का जो एक वहां का बिशप है जो आज पूरा घूम रहा था इसके शपथ ग्रहण समारोह में, आगे पीछे उसने लंच वगैरह डिनर या, ही इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं आपको बार बार एक चीज बोलता हूं, शायद वो अतिशयोक्ति भी लगती होगी, कि मुस्लिम जो है ना, दे आर नॉइजी। वो जो कर रहे हैं वो दिखता है। क्रिश्चियंस आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, वो बहुत साइलेंटली, बहुत वेल रिसोर्स्ड, उनके पास पैसे बहुत हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है। वो जो करते हैं वो इफेक्टिव होता है, लेकिन शोर नहीं होता है। इस बार द प्रोजेक्ट क्रिश्चियनिटी है अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, और उन्होंने पूरा चीज अपने हाथ में ले लिया है।
बहुत बड़ा खेल होने वाला है, बहुत बड़ा खेल होने वाला है। सो आइदर बी अलर्ट, बी केयरफुल, और आपको बहुत बताया जाएगा कि मोदी सब कुछ बेच दिया, मोदी ने अपील कैसे कर दी और वो खुद कैसे विदेश जा रहा है। दिस इज जस्ट ए बैकग्राउंडर। अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो क्या, नॉर्थ वॉस्ट बोल के कांग्रेस को उतना कंसर्न है नहीं, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि नॉर्थ में उसको कोई वोट देने जा नहीं रहा है, और यहां के लोगों को पता चल गया है। दे आर फोकसिंग ऑन साउथ इंडिया, इसलिए वो साउथ इंडिया में केरला कब हो गया है, कर्नाटका उनका है, तमिलनाडु उनका है। सो कांग्रेस जो है पूरी की पूरी एक साउथ इंडियन पार्टी प्लस क्रिश्चियन मुस्लिम्स पार्टी के रूप में अपने आप को देखिएगा उस तरह सांचे में ढाल रही है, और वो और ज्यादा स्पष्ट दिखेगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के भावी चुनाव को लेकर भी एक बयान आया है, जिसमें एक मौलाना है जिसने कहा है कि अगर हम केरल में, अगर मुसलमानों ने साथ दिया तो हम 22 सीट जीते और हम 1/5 कैबिनेट पे कब्जा है हमारा। ये क्यों नहीं हो सकता? उत्तर प्रदेश में अगर हमारी मुस्लिमों की पार्टी को, अगर यहां के मुसलमान साथ दें और अगर हमें 20-22 विधायक जिता ले जाएं, तो सोचिए कितना बड़ा हम प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं। कांग्रेस उसी प्रोजेक्ट पे चल रही है अभी। वो बिल्कुल नहीं परवाह उसको है कि अखिलेश यादव जीते हारे, कांग्रेस नॉट कर सकती। ममता बनर्जी को हरा दिया, केजरीवाल को हरा दिया दिल्ली में, कांग्रेस ने हराया है, और उस वही प्रोजेक्ट पे वो काम कर रही है। इंडिया गठबंधन का कोई भी ऐसा दल नहीं रहेगा, आप आने वाले दिनों में देखिएगा आरजेडी को भी हराएगी, और हराई दिया, बर्बाद तो कर ही दिया ना उसको विधानसभा चुनाव में। टू पार्टी सिस्टम बिल्कुल, वो उनको उसको पता है कि जब तक ये बीच वाले रीजनल पार्टीज खत्म नहीं होंगे तब तक हमारा होगा नहीं, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं दो। तो पिछली लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के जितने साथी थे, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, केजरीवाल, सबको एक एक करके फिनिश कर रही है, और उन बेवकूफों को पता भी नहीं चल रहा है। उन लोग को लग रहा है कि बीजेपी हरा रही है। बीजेपी हरा नहीं रही है, तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है कांग्रेस, और दिल्ली में केजरीवाल को नुकसान पहुंचाया कांग्रेस ने, बंगाल में ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाया कांग्रेस ने, अखिलेश यादव को आने वाले चुनाव में नुकसान पहुंचाने जा रही है कांग्रेस, और बिहार में तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाया कांग्रेस में। एक उपचुनाव होने वाला है, नितिन नवीन ने जो सीट खाली किया है ना, वहां पे बिहार में उपचुनाव होने वाला है, वहां कांग्रेस प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है। मैं आज आपको बता रहा हूं, फॉरगेट अबाउट आरजेडी। और ये गधे हैं, इनको ये जो फैमिली ट्री से जो आए हैं ना, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, या रेटोरिक है। उनको एक ही चीज पता ही है कि ऐसे ही बोलना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। 2006 इन्होंने टारगेट रखा है मई 2027, और बार बार आप देखिएगा कांग्रेस के नेता बयान देते हैं कि 27 मई 2027 के बाद मोदी हटने वाले हैं और कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। देखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है, राहुल गांधी ने कहा है मई 2027 वो दैट इज गोइंग टू बी एकदम डिसाइडिंग ईयर, वो उस वक्त एकदम पीक पे होगा। उसके बाद भारत के डायरेक्शन का पता चलेगा कि भारत आइदर दिस वे और दैट वे। हम या तो हारेंगे, हिंदुत्व हारेगा, भारत हारेगा, या फिर वो जीतेंगे, डीप स्टेट जीतेगा या सीआईए जीतेगा। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे सब कुछ, ये पूरा टूलकिट है जिसका वो विजय थालापति, राहुल गांधी, वीडी सतीशन और बहुत तरह इस तरह के लीडर्स आपको दिखाई देंगे वो, और प्लस ये सारे एनजीओ आंदोलनजीवी जिनके बारे में मैंने कहा कि कांग्रेस जिनकी मीटिंग लेने वाली जी, यही। जी जी, भारत के अंदर बेसिकली वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि डिवाइड द इंडिया, साउथ नॉर्थ साउथ डिवाइड कर दे कंप्लीटली, जहाँ पे क्रिश्चियंस हो और इस्लामिस्ट हो, और उधर वो निकोबार प्रोजेक्ट को पूरी रोकने की तैयारी कर रहे हैं, और सबके तार जुड़ते हैं जाके नॉर्वे। बाय द वे, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल ये प्राइज, वो प्राइज, इतने सारे प्राइजेस जो आते हैं हर नहीं, आप एक चीज आप देखिएगा, इन सबको जितने ये गधे हैं, रवीश कुमार को रोमन मैग्सेसे वो नॉर्वे देता है, अब नोबेल पीस प्राइज जो अमर्त्य सेन को वो नॉर्वे देता है, वो ग्रेटा थंडरबर्ग को वो नॉर्वे दिया है, ये पता नहीं योगेंद्र यादव, अच्छा एक एमनेस्टी इंटरनेशनल प्राइज मिला है मेधा पाटकर को, वो नॉर्वे से मिला है। ये सब नॉर्वे कनेक्शन है भाई। व्हाट इज सो बिग इन नॉर्वे? नॉर्वे में कौन सा इतना बड़ा एंटिटी बैठा हुआ है? यूएस नहीं, नॉर्वे क्या है ना कि एक छोटा सा देश है, और उसमें एक बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पहले ब्रिटेन इस्तेमाल करता था, और अब ब्रिटेन जो डाउनफॉल हुआ ब्रिटेन का, तो सेम वही प्रोजेक्ट को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है।
नॉर्वे के लोगों का अपनी कोई विदेश नीति नहीं, कुछ ये नहीं, वो बहुत बहुत छोटा सा, वो इतने मतलब कि ऐसे अय्याश लोग हैं कि जब रिफ्यूजी आके उनके यहाँ हंगामा करने लगे तो उनकी पुलिस को ये पता नहीं था कि करना क्या है। उन्होंने कहा कि अब क्या करूं, कि दे आर सो डम। वो चारों तरफ बिल्कुल सुरक्षित है, उनके यहाँ तो कुछ होता नहीं है। अब उनके यहाँ वो जो इस्लामिक रिफ्यूजीज वगैरह आने शुरू हो गए ना, सीरिया वगैरह से जब यूरोप में आने लगे, तो वो जब एक बोतल ही मारते हैं तो वहां की पुलिस को पता नहीं चलता है कि इसको करना क्या है। वो तो आज तक पल रहे हैं दूसरे पे। और 53 लाख तो आबादी है। 53 लाख क्या होता है? 53 लाख मतलब कि आई थिंक बेंगलोर की आबादी होगी मोटा मोटी, बस उतना ही बड़ा वो शहर है। और वो सारी दिल्ली दुनिया को ज्ञान देते रहते हैं। दिल्ली की 1/4, 2 करोड़ हाँ, की दिल्ली की जनता। 1/4। हाँ, तो दिल्ली का 1/4 हमें ये सिखा रहा है कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है। और आश्चर्यजनक ये कि वो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को बहुत अच्छा मानते हैं, अफगानिस्तान को मानते हैं। अफगानिस्तान में आज ही खबर आई कि स्त्रियों की शिक्षा पे रोक लगा दी है उन्होंने, लेकिन दैट्स वेरी प्रेशियस फॉर देम। बस भारत में इंडिया बहुत बड़ा चैलेंज है ना, खास करके अमेरिका और यूरोप के लिए। आप जिस तरह से तरक्की कर रहे हो, आप पहले पता चला फ्रेजाइल 5 थे, फ्रेजाइल 5 से आप उठ के टॉप 4 में आ गए, तो बुरा तो लगता है ना किसी न किसी को। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? जी, देखते हैं, बिसात बिछाई जा रही है इस वक्त, और बहुत बड़ी स्केल पे भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। उधर नॉर्वे वाली कहानी आपने बताई, इधर बांग्लादेश में यूएस का कनेक्शन हो चुका है। आपने देखा होगा यूएस बिल्कुल नेवी और बिल्कुल। बांग्लादेश के बीच में ज्वाइंट, उधर लाल मुनीर हाट में एक चक्रव्यूह रचने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, आपके एक वोट की कीमत की वैल्यू अब वेस्ट बंगाल में देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है, क्या बड़ा बदलाव आया है, क्या बड़ा चेंज आया है। तो अगर सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो वोट जरूर करना है। और किसको वोट करना है, यह मुझे बताने की अब जरूरत तो नहीं है। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट न्यूज मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।